नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट को झुठलाते झुठलाते अब वो नौबत आई है कि सरकार ने उसे सही मानना शुरू कर दिया है। कुछ नए नियम आ रहे हैं और उन नियमों के जरिए ये साफ हो गया है कि वो छेद जो सरकार ने खोल दिए थे इस तरह की घोटालेबाजी के लिए, वो अब बंद किए जा रहे हैं। क्या है नया कानूनी बदलाव, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। 2018 में एक कानून आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस कानून को एक ये अमेंडमेंट था जो लेकर आई थी केंद्र सरकार। मैं आपको बता चुका हूं कि इस एक अमेंडमेंट के कारण कितनी सारी कंपनियों को दिवालिया होने में आसानी हुई, पैसे लेकर निकल जाने में आसानी हुई, बैंकों के ऊपर कितना बोझ बढ़ गया, कितने एनपीएस सामने आ रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया कि 1 लाख, जब जो राजीव रंजन सिंह के साथ वीडियो था, एक आदमी, भारत का एक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपया बैठेगा, इतना पैसा कर्जे माफ कर दिए गए 2014 से लेके आज तक। तो ये जो कोड था, ये आईबीसी कोड था, इस कोड के अंदर एक बात और थी। सरल भाषा में समझे तो ऐसे कि एक कंपनी है, अगर उस कंपनी के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई विदेशी संस्था कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तो आप सिर्फ इतना बता दो कि इस कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है और काम चल जाएगा। जैसे कि एक कंपनी है 100 करोड़ की, उसके शेयर कोई विदेशी कंपनी खरीदती है, एफडीआई जिसको कहते हैं, और उस विदेशी कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं। उन 4 डायरेक्टरों के नाम बता दिए और आप खुश। लेकिन वो 4 डायरेक्टर हैं, पता चला कि वो किसी एक बड़े आदमी के, एक ड्राइवर है, एक रसोइया है, एक उसका चिलमची है और एक पीकदान संभालने वाला है। सरकार ने इस कानून के बाद में जो बदलाव किया, उससे ये हो गया कि जो पीछे आदमी है, जिसका ये रसोइया है, चिलमची है, पिकदान संभालने वाला है, ड्राइवर है, वो आदमी कौन है। पहले भारत में बताना पड़ता था कि अंततोगत्वा किसको इससे लाभ होने वाला है, किस आदमी के पास इस मुनाफा जाएगा, ये शेयर जो खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद 2019 ने, सेबी ने भी इस कानून का ध्यान रखते हुए बदलाव कर दिए कि भैया आप जो है वो बस इतना बता दो कंपनी में डायरेक्टर कौन है, काफी है। अब ये क्यों किया गया था 2016 में, किस नियत से किया गया था, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इस पे जाएंगे कि जब हिंडनबर्ग का पूरा खुलासा हुआ तो उसमें ये आरोप लगा कि सरकार ने ये जो कानून में अमेंडमेंट किया है, इसके कारण जो विनोद अडानी का और जो बहुत सारी उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, जो शेल कंपनियां हैं, उनके बारे में पूरी तस्वीर सेबी मांग ही नहीं रही है। वो किस आदमी ने पैसा लगाया पता ही नहीं, और वो पैसा कहां से आया पता नहीं। ये इतनी कहानी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कैसे बता दिया कि एक अरबी और एक चीनी आदमी जो है वो आदमी थे जो उसमें पैसे लगा रहे थे। वो आदमी किसके थे, वो विनोद अडानी के आदमी थे, ये भी उन्होंने बताया। तो कुल मिला के इस घोटाले में एक सबसे बड़ी वजह बना सरकार का ये अमेंडमेंट। सरकार ने जो कानून बदला, उसके बाद ये आसान हो गया कि भारत के अंदर कौन विदेशी धन लगा रहा है उसका पता छिपाया जा सकता है। आपको बताएंगे ही नहीं कि वो किस आदमी का पैसा था, और ऐसा बताना जरूरी नहीं है क्योंकि सरकार ने बदल दिया कानून। सुप्रीम कोर्ट में जो जांच की हुई थी, उस सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने भी यही कहा कि भैया हम ये जांच बंद कर रहे हैं, लेकिन हम अंधेरे में हैं क्योंकि कानून के मुताबिक हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। अडानी खुद ही तो दूसरे आदमी के जरिए नहीं पता लगा पा रहे हैं। उस पर सेबी ने भी कुछ जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं पहले ऐसा नहीं था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बोल के ये छिपाने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग वाला केस हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ है। बल्कि इसको इस तरह से पेश किया जाने लगा कि जॉर्ज सोरोस देश को बदनाम करना चाहते हैं, अडानी को बदनाम करना चाहते हैं, बीजेपी को,
राहुल गांधी बदनाम करना चाहते हैं, ये सब लोग मिलजुल के एक षड्यंत्र रच रहे हैं और अडानी को बदनाम कर। ये कहानी एक आनी शुरू हो गई। क्योंकि ये जहां से आती है उनका लाउड स्पीकर बहुत तेज है और हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर, तो हम पूरा घोटाला भूल जाते हैं और हमको लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, जॉर्ज सोरोस ने इस मामले में बयान तो दिया था। फिर वो राहुल गांधी, मैंने आपको बताया कि पूरा एक उपक्रम चल रहा है अडानी को बचाने का। लेकिन भले ही आप जिस खिड़की से चोर को घुसने के लिए आपने रास्ता खोला था कि भैया चोर भाई 3 नंबर खिड़की खुली रहेगी, ऊपर से आ जाइयो, अब दिक्कत ये हो रही है कि 3 नंबर खिड़की से चोर आ गया, पता नहीं और कितने चोर आ गए होंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो भैया इस चक्कर में पड़ने से अच्छा खिड़की को बंद करो, अपना चोर आ गया ना, बंद करो। तो अब क्या हुआ है, जो लेटेस्ट कानून में बदलाव हुआ है जिसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूं, उसमें एक सख्त नियम 1 नवंबर से एफडीआई के लिए लागू हो रहा है और एफपीआई के लिए लागू हो रहा है। यानी जो संस्थागत निवेशक हैं या विदेशी कंपनियां जो भारत की कंपनियों में पैसा लगाएंगी, उनको एक बड़ी बात बतानी पड़ेगी। वो बात यह है कि अगर उनकी हिस्सेदारी किसी कंपनी में एक हद से ज्यादा है या वो एक ही एक कंपनी में पैसा लगा रही हैं, तो उन कंपनियों को यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। यानी कि अब हजाम का नाम बताने से, रसोइये का नाम बताने से, ड्राइवर का नाम बताने से, चिलमची का नाम बताने से नहीं चलेगा, मालिक का नाम बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ेगा, लेकिन अभी भी अगर है कि अगर आपकी कंपनी का ज्यादातर पैसा एक ही कंपनी में लग रहा है, तो यानी जिस तरह से जो अडानी की कंपनियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एक्सक्लूसिवली सारा पैसा केवल वो कंपनियां अडानी की कंपनी में ही लगाती थी, तो बताना पड़ेगा। और इसका फायदा काफी हद तक ये जो मामला है, दूसरी चीजें हैं, पनामा केस है, उन सब में भी हो सकता है। अब ये सेबी जो है जून में ही इसको मंजूरी दे चुका था और इसके बाद में ऐसे निवेशक जिनकी जमा पूंजी का 50% से ज्यादा किसी एक कॉरपोरेट ग्रुप में होगा, मान लीजिए अडानी की 5 कंपनियों में लगा हुआ है या अंबानी जी की 6 कंपनियों में लगा हुआ है, 50% से ज्यादा, तो उनको हाई रिस्क वाला माना जाएगा ऐसे विदेशी निवेशक को। ये एक नया कानून लेकर सेबी आ गई है। यानी सेबी ने ये स्वीकार कर लिया है कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो एक ही कंपनी में एफडीआई इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भारत में विदेशी लोग जो पैसा लगा रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा एक ही कंपनी में लगा रहे हैं। ऐसे केसेस अगर आते हैं तो खतरनाक हो सकता है। यानी अडानी के मामले में अगर वो दोनों चीनी और अरबी का पैसा अगर आ रहा है, तो ये इससे पता लग गया, साफ हो गया कि इसके पीछे गड़बड़ थी, एक गलत कानून का दुरुपयोग किया गया था। इसके साथ साथ ऐसी कंपनियों को भी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। कौन, क्या बताना पड़ेगा? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन? वो जिसने बिष्टी पीर बावर्ची घर के नाम से पैसा जमा किया हुआ है, वो मालिक धन्ना सेठ पूंजीपति, अगर उसका भारत में इन्वेस्टमेंट 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी हो गई 25,000 करोड़ से ज्यादा आपका अगर इन्वेस्टमेंट है भारत में, और दूसरी कैटेगरी हुई कि आप 50% से ज्यादा पैसा एक ही ग्रुप में लगाते हो, एक ही कॉर्पोरेट हाउस में लगाते हो, तो दोनों ही केस में आपको बताना पड़ेगा कि इस पैसे को लगाने से अल्टीमेट फायदा किसका हो रहा है, सिर्फ डायरेक्टर का नाम बताने से नहीं चलेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पूरी तरह से एक तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि जिस कानून को 2016 में मोदी सरकार ने, अरुण जेटली जी ने बदला था, उस कानून को में जो बदलाव किया गया था वो बदलाव ठीक नहीं था। क्योंकि उस बदलाव में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अंततोगत्वा जो मालिक है, जो अंतिम रूप से मालिक है, जिसके पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा पहुंचना है और जिसके पैसे हैं, जो खेल रहा है,
उस आदमी का नाम छिपाने की परमिशन दे दी गई थी 2016 में, और अब सेबी ने ये जो नियम लागू किया है ये कह रहा है कि वो परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। ये इसका एक संदेश है, वो कह नहीं रहा है, क्योंकि उसने उस कानून को बदला है। तो मिला के कुल ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में इस तरह के घोटाले को सेबी ने माना है और इसीलिए उसने ये कानून बदला है। अब ये अलग बात है अडानी के केस में कुछ होगा नहीं होगा, कितने लोगों के घर ईडी पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा, लेकिन अडानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सारी चीजें स्पष्ट हैं। और ये ज्यादातर चीजें 2024 के चुनाव पर निर्भर करती हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव पर। अगर भारत की ब्यूरोक्रेसी ये देखती है कि हवा का रुख बदल रहा है, अगर वो ये देखती है कि इन राज्यों में चुनाव हार गए, उसके बाद उसने देखा कि 2024 में हालत खराब है या 2024 में हार जाते हैं, तो ये गड़े हुए मुर्दे जो है ना, कितनी फाइलें नष्ट कर लो, ये निकलेंगे, जांचें होंगी और तब इंसाफ होगा और जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तया। नमस्कार, जय हिंद।